डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम 21वें क्वेश्चन से 40वें क्वेश्चन तक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे नेट 2020 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं। इसके अंदर देखिएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना है कि इन तीनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन कैसी है। आइडेंटिफिकेशन आपकी 3 टाइप से होती है, ओवर, अंडर और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। और यहाँ पर y को बता दूं मैं, ये एंडोजीनियस वेरिएबल है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और साथ में y2, y3 और y1 ही आपके राइट हैंड साइड भी है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। x आपका प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है जिसको आपकी वैल्यू डिटरमाइन कर दी जाती है। u क्या है, आपकी रैंडम एरर टर्म है। अब इसके अंदर पूछा गया है कि फर्स्ट जो इक्वेशन है ये आपकी कैसी है आइडेंटिफाइड, तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है क्योंकि इसके अंदर आपका x1, x2 और y2 भी है। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरी वीडियो देख सकते हो आप, मैंने जो करवाई है इनको मैं डिटेल में वहीं पर करवाता हूँ। अब 22वां क्वेश्चन देखिएगा आप, मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये कुछ अजम्पशंस पे चलती है मार्कोविट्ज की थ्योरी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनीज में, वो किस मैनेजमेंट के साथ उनका रहता है, ये मार्कोविट्ज ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखिएगा, वो अजम्पशन में हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टर को हर मार्केट में हर मूवमेंट की फ्री और फेयर इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए, होती है, रिस्क की भी और रिटर्न की भी, कि आपके यहाँ पर पैसा डालने से इस कंपनी में इस सेक्टर में इतना रिस्क और इतना रिटर्न है। और दूसरी एजम्पशन वहाँ पे इन्वेस्टर को रैशनल माना जाता है और मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी टू गिवन लेवल ऑफ इनकम, और वो अपनी जैसे जो भी उनके पास लगाने के लिए पूंजी होती है, मनी होती है, वहाँ पर वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं, जैसे कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है। ये दो मुख्य एजम्पशन है। ना तो सी एजम्पशन है, इन्वेस्टर हैव द टेंडेंसी टू लीन फॉरवर्ड टू क्रिप्टो करेंसी, और ना ही वो पेसिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, और साथ में आपका 23rd क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से हमने रॉन्ग बताना है कौन सी स्टेटमेंट है। ये इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ी है। 67 ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर मार्जिनल एंड लैंड होल्डर लेस देन 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा कम ज़मीन है 67 इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट के पास, ये नहीं है। 10% ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टेयर और मोर, यानी कि बहुत कम, यानी कि 90% है यहाँ पे शेयर। ठीक है ना, किसका, जो मार्जिनल किसान है। 10% आपके 10 हेक्टेयर और उससे बड़े किसान है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। मार्केट फेलियर इज द कॉज टू प्रेजेंस ऑफ, मार्केट को फेलियर किसके कारण होता है, या तो आपके वहाँ पर एक्सटर्नलिटीज़ हो, किसी गुड्स के कंजम्पशन से या किसी सर्विस के कंजम्पशन से, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो, कैसे भी हो, तो वहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं होगी, वो प्राइस कॉस्ट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरी बात, मार्केट पावर भी एग्जिस्ट करे। अगर मार्केट पावर एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पर क्या होगा भाई, मार्केट फेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और अगर मैं 25वें क्वेश्चन की बात करूँ, जीडीपी एक्सप्रेशन इन दी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, करंट प्राइस पर आपका जीडीपी कैसा होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। ठीक है, करंट प्राइसेस पर। और 26वें क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट दी हुई है, रिब्सिन्स्की थ्योरम आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जब आपका ये लेबर होता है और ये कैपिटल होता है। रिब्सिन्स्की थ्योरम सिंपली क्या कहती है कि अगर हम रिलेटिवली लेबर को किसी कंट्री में बढ़ा दें, यानी कि कैपिटल को कांस्टेंट रखें और लेबर एकदम से ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि प्राइसेस थे गुड्स के, वो क्या होने वाले हैं, फैक्टर प्राइस में कैसा बदलाव रहेगा, वो हमारा सेम रहेगा यहाँ पर फैक्टर के प्राइसेस में, बशर्ते कि उससे जो इंटेंसिव फैक्टर का यूज कर रहे हैं हम, वहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न मैक्सिमम हो जाएंगे, यानी कि इंक्रीज हो जाएंगे जिस फैक्टर की एंडोमेंट बड़ी है। अब इसमें देखिएगा क्या पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया, पोस्टुलेट दैट द कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस एंड इंक्रीज इन द एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर विल इंक्रीज द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल, इंटेंसिव इन द फैक्टर, यस, जो उसमें इंटेंसिवली यूज हो रहा है, विल रिड्यूस द आउटपुट ऑफ द अदर कंट्री। अदर कंट्री का मतलब क्या है, जो वाई कमोडिटी है, यानी कि दूसरी कमोडिटी जो दूसरे देश में बनाई जाती है, जैसे कि एक्स में लेबर का यूज होकर बनाई जा रही है, तो वाई कमोडिटी जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, वो कैपिटल का यूज करके दूसरी से इंपोर्ट करते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टोपलर सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट दैट इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी
Stoepler-Samuelson theorem postulates that increase in the relative price of commodity decrease the return or earning of the factor used intensively in the प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। नहीं भाई, ये यहाँ पर आपका जब स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम का कहना का मतलब ये है कि जिस फैक्टर को हम ज़्यादा यूज करते हैं उससे उस फैक्टर के रिटर्न बढ़ने वाले होते हैं, ना कि घटने वाले होते हैं। यहाँ पर डिक्रीज नहीं आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, इन विच हैज़ द बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट। ये किसका कोटेशन है कि आपके इकोनॉमिक बैड इफेक्ट बहुत कम हो, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। ये हाउ डोल्टन के द्वारा कहा गई स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका ठीक रहेगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, ओवरशूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप बाय द इकोनॉमिस्ट रूडी डॉनबूस अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश। जो ये मॉडल है ये काफ़ी फेमस मॉडल है, 1980s के आसपास ये एस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ISLM का डायनामिक मॉडल है ये। ISLM और जो आपका मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है उससे उसका एक डायनामिक वर्जन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को एकदम से मर्ज कर दिया गया है। एक्सचेंज रेट भी है यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, इंटरनेशनल ट्रेड का सारा तामझाम है। और इसके अंदर बेसिकली मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा वैसे तो, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके प्राइस स्टिकीनेस के कारण, यानी कि गुड्स के जो प्राइस होते हैं, मान के चलो एक्स गुड है, ए कंट्री में वो 100 रुपये की है और बी कंट्री में वो 50 रुपये की हो सकता है कि वो एक्सचेंज रेट के, लेकिन उन दोनों के अंदर ये प्राइस स्टिकी रहेंगे। और इस प्राइस स्टिकी होने से डिवैल्यूएशन एवेल्यूएशन होने से जो एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होता है और कैसे आपकी एक्सचेंज रेट ओवरशूट कर जाती है, डिफरेंशिएट होने लगती है तब किसी कंट्री की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। तो इस चीज़ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइसेज एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट, ये इसका सही आंसर है। 29 क्वेश्चन देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ओरिजिनेटेड, कनाडा से आया है GST, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज ए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन का? 2SLS मॉडल और फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड फीमला FIML। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास सॉल्यूशन है। ओके, 31 द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन मार्केट। अगर मार्केट में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मार्केट फेलियर होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें हो सकती है वहाँ पर? आप हो सकता है कि गलत वस्तुओं का सिलेक्शन कर लो, ठीक है, ए बिल्कुल। और हो सकता है कि वहाँ पर आपका एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में दमदम हो जाए, यानी कि या तो हो सकता है कि प्रिंसिपल सब कुछ ना जानता हो तो एजेंट उसको चीट कर ले, या एजेंट कुछ जानता हो तो प्रिंसिपल पूरा जानता हो तो एजेंट उसको चीट कर ले। तो कुछ भी काम हो सकता है, तो ये दोनों की दोनों हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, अब एफिशिएंसी वेज थ्योरी है, ये मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए, यानी कि एफिशिएंसी लाने के लिए वेज है, तो ये एक सॉल्यूशन का कारण हो सकती है। को कारण नहीं है, ये सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा है। और मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई इसके एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन से नहीं जुड़ा हो, कह सकते हैं हम इसको। और सीनियरेज इज द बैंकिंग मीन, ये एक टर्म है भाई सीनियरेज। इसमें क्या होता है कि आपका जो करेंसी का प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना, और उसकी जो कॉस्ट आती है उससे जुड़ा हुआ है ये टर्म, आपका मनी एंड बैंकिंग से आता है। कई बार स्टैटिक पोर्शन में पूछ लिया जाता है। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करेंसी ओ इन ए गिवन कंट्री, यानी कि जो करेंसी बना रहे हैं हम, मान के चलो कि 100 रुपये का नोट हमने प्रिंट किया, उस प्रिंट पे कितना लेबर लगा, कितना कागज लगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगी, सारे का सारा खर्चा बैठा के उसकी कॉस्ट और उसकी फेस वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू का मतलब कॉस्ट आई, मान के चलो कि उस पर 10 रुपये आई, 10 रुपये का नोट बन के तैयार हो गया, वो काम कितने का कर रहा है? 100 रुपये का। यानी कि हमको यहाँ पर जो डिफरेंस मिल गया वो हमको बता रहा है ये सीनियरेज बैंकिंग मीन्स। ठीक है, ए एंड बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरी स्टेटमेंट, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग ATM, नहीं ATM से नहीं जुड़ा है। द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड से भी नहीं जुड़ा है, यानी कि ए एंड बी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड 34 का देखिएगा, लर्निंग कर्व इफेक्ट द रिलेटेड टू फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज
कोस्ट करो। ये लर्निंग करो क्या है, लर्निंग करो आपका फर्म थ्योरी से जुड़ा है। और ये लर्निंग करो इस तरह से मान के चलिए कि कौन लर्न करता है, मान के चलो किसी फर्म में काम करने वाले वर्कर्स लर्न करके सीख जाए, यानी कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अडोप्ट कर लें अपने आप को कितना जल्दी वो अडोप्ट करेंगे, इससे उसकी कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा फर्म की। तो इसको हम कहेंगे कि लर्निंग करो। और लर्निंग करो अगर जितना कम टाइम में वहाँ के वर्कर स्किल होंगे और वो इजीली नई चीज़ों को सीख पाएंगे, उतना ही उसकी एवरेज कॉस्ट को ज़्यादा डाउन कर पाएंगे। तो एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ये सीधा जुड़ा है। ए स्वैप्ड एलोकेशन इज़ वन दैट इज़ पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज इक्विटेबल एलोकेशन। इसके अंदर आपका ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, स्वैप्ड एलोकेशन वही एलोकेशन है जहाँ पर पैरेटो एफिशिएंसी हो, साथ में इक्विटेबल एलोकेशन भी हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन देखिएगा। The share of the service sector in the gross value addition of India in current prices during 18 to 19। यहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर का शेयर पूछा जा रहा है जो कि आपका 53 से 55% तक चला जा रहा है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे आप क्वेश्चन बताओ कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का कितना शेयर है टोटल वैल्यू एडिशन में। 36वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 दी टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरेबिया का बिल्कुल नाम आएगा आपके साथ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, टॉप 5 तो आपका सिंगापुर और श्रीलंका। अब इनमें से कंटिन्यू टू चाइना एंड, अच्छा यूएस, चाइना और यूएई तो दे ही दिया, इसके बाद नाम पूछ रहा है ये हांगकांग और आपका सिंगापुर। तो इसमें आपका हांगकांग भी आएगा, सऊदी अरेबिया और हांगकांग ये दोनों को देना इसके बाद आएंगे। इसके बाद हमारे पास सिंगापुर और श्रीलंका बहुत लास्ट में है, श्रीलंका नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि ए एंड बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब ये इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी के लिए हमारे लिए रिलेवेंट नहीं रखता। 2018-19 में कौन सी ट्रेडिंग पार्टनर हमारे ज़्यादा थे, ये बदलते रहते हैं हर साल, ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी का 2020-21 का इंपॉर्टेंट है। Which of the following situation represents and the economic investment in national income calculation। भाई नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कौन सी इन्वेस्टमेंट आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। बाइंग ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ ऑक्यूपेशन चलाने के लिए कोई आपने घर खरीदा है, हो सकता है। न्यू शेयर खरीद लिया, न्यू शेयर खरीदने से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कोई प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, तो ये आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बाइंग ए न्यू कार बाई दी पब्लिश हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक, हाँ डिलीवर बुक करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हाउस खरीदा गया है तो वो कार खरीदी गई है तो वो आपका नेशनल इनकम में काउंट होगा। हाउस होल्ड के द्वारा अगर कार खरीदी जा रही है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों के दोनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि ए एंड डी। 38 इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ केवाईसी, अगर बैंक केवाईसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चलेगा, कैन सब्जेक्ट टू बैंक टू सीरियस एंड काउंटर पार्टी रिस्क। कौन से रिस्क वहाँ पर उठाने पड़ सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर नो योर कस्टमर की पॉलिसी के स्टैंडर्ड को नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर रेपुटेशन का रिस्क गिर जाएगा बैंक का कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, और कॉम्प्लियंस का रिस्क भी वहाँ पर रहेगा, और लीगल रिस्क भी रहेगा कि आप लीगली तरीके से काम कर रहे हो या कोई भी फ्रॉड व्यक्ति वहाँ पर लेन देन कर पा रहा है। बैंकरप्सी रिस्क आपका ये आपका कहीं ना कहीं कम है, यहाँ पर आपका बैंकरप्सी का कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके ये 3 रिस्क आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। असर्शन देखिएगा और रीजन, हाई पावर मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। बिल्कुल, मनी सप्लाई को हम बेसिकली M3 मानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू RBI, जो हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए या उसकी कंट्रोल करने के लिए माना जाता है, वो कहीं ना कहीं हाई पावर्ड से ही जनरेट होती हैं सारी की सारी चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, हाँ बिल्कुल, क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ही क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, बट ये इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ये दोनों इंडिविजुअली ठीक है और वैसे इसका रीज़न नहीं है। अब 40वां क्वेश्चन देखिएगा, फॉर एनी 2 इक्वल लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी विल बी इक्वल टू। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाओ
तो क्या हुआ 0.25 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितनी आई है प्रोबेबिलिटी, 40 आ गई है। तो अभी तक हमारे हो गए हैं 40 क्वेश्चन, बाकी के बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई थिंक आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।